Hello students, how are you? So, ready for the next paper solution? मैं लेकर आया हूं आपके पास 25 जून 2022 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो मैं धीरज टांगरा, सीनियर फैकल्टी फिजिक्स एट द रेट ऑफ दीक्षा क्लासेस, आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन सेशन में। आई होप आपने पिछले भी सॉल्यूशंस देखे होंगे और पसंद जरूर आए होंगे आपको। मैं आपको बहुत ही छोटे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना समझाऊंगा, कैसे आप आधे से पौन घंटे के अंदर जेईई मेंस 2022 का पेपर सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपको बड़ी सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाना है, छोटी छोटी ट्रिक्स जो कि मैं रेगुलर क्लासरूम्स में आपको सिखाता हूं, उन्हीं को यूज करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं पेपर को। आप देखेंगे, आप पाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो हमारे क्लासरूम इलस्ट्रेशंस के डिट्टो क्वेश्चंस है, एज इट इज क्वेश्चंस है। तो अगर आपने अभी तक इनके सॉल्यूशंस नहीं देखे तो आप जरूर सॉल्यूशंस देखें, सो दैट नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट पैटर्न में जब भी आएगा, नेक्स्ट फेज जब होगा जेईई मेंस का, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चालू करते हैं 25 जून 2022 के शिफ्ट 2 के पेपर के बारे में बात करेंगे आगे। देखें पहला क्वेश्चन, अ मेटेलिक प्लेट हैविंग थिकनेस d by 2 इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में मेटेलिक प्लेट रखी गई है जिसकी थिकनेस d by 2 है और प्लेट सेपरेशन दिया गया है बच्चा d। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स न्यू कैपेसिटेंस टू इनिशियल कैपेसिटेंस। तो इनिशियल कैपेसिटेंस क्या होगी बच्चा? एप्सिलॉन नॉट a by d। और फाइनल न्यू कैपेसिटेंस क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन, आप जानते हैं पार्शियल फिलिंग के लिए फॉर्मूला होता है t प्लस t बाई के। नाउ एप्सिलॉन नॉट a d माइनस t बाई 2 प्लस d बाई 2 और k इन्फिनिटी है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a बाई d एंड दिस इज c ओल्ड। सो c न्यू अपॉन c ओल्ड is 2. This is the ratio of final and initial capacitance. Simple question, direct formula based question from the NCERT. Metals का dielectric constant infinite होता है. In YDAC the intensity at screen due to each slit are in the ratio 4:1. तो आपको कह रखा है I1 upon I2 is 4:1. आपको फाइंड करना है आई मैक्स प्लस आई मिन एंड आई मैक्स माइनस आई मिन का रेशियो 5/x की टर्म्स में। तो कोई बात नहीं, आई मैक्स होता है बेटा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर एंड आई मिनिमम का रेशियो होता है रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो आई मैक्स और आई मिन, रूट I1 को हम लिख सकते हैं रूट 4 प्लस रूट 1। एक्चुअली तो इसके साथ x आएगा, मैं अभी ओमिट कर रहा हूं क्योंकि वो नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। रूट 4 प्लस 1, रूट 4 प्लस 1, रूट 4 इज 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 1 1, तो 9:1 आया आई मैक्स अपॉन आई मिन। पर मुझे आई मैक्स प्लस आई मिन, आई मैक्स आई मिन माइनस चाहिए। तो 9 प्लस 1, 9 माइनस 1, 9 प्लस 1 10, 9 माइनस 1 8, 5 4, सो x की वैल्यू इज 4। x की वैल्यू क्या हो गई बच्चा? 4 हो गई है। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करवाई गई है लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए आई मैक्स इज रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर एंड आई मिनिमम इज रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। अच्छा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे करेंगे तैयारी। अगर आपने थोड़ी बहुत भी फॉर्मूलाज पर पकड़ है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नाउ क्या कह रखा है यहाँ पर? इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेकंड बैटरी इज जीरो, लेट सेकंड बैटरी इज दिस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V क्या दे रखा है आपको? 0। तो आप V 0 कह रहे हैं, मतलब E माइनस आई R2 इज इक्वल टू 0। सेल के लिए दोनों सेल्स की पोलैरिटी सेम है, तो आप क्या कहेंगे? E माइनस आई R2 इक्वल टू 0। नाउ हाउ टू फाइंड I? I इज टोटल सेल्स कितने हैं? टोटल सेल्स है 2E। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R1 एंड R2। आप देख सकते हैं दोनों सेल सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इट इज 2E। नेट रेजिस्टेंस R प्लस R1 प्लस R2 इंटू R2 इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल्स टू 2R2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। यहाँ गए R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R2, R2 इधर जाएगा, R बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1।
जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाओ। अब देखें क्या आ रहा है। R1 इज ग्रेटर देन R2 है तो R1 माइनस R2 आना चाहिए था वैसे तो। E माइनस आई R2 इज 0, I is this to R2। यहाँ तो रिलेशनशिप ही आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेकंड बैटरी इज 0। सेकेंड बैटरी तो यही है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना, या तो कहीं डेटा में मिसिंग होगा, पर दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लॉजिक इज लाइक दिस ओनली, E माइनस आई R2 एंड R इज दिस। या तो हो सकता है सेकेंड बैटरी R1 को लेनी पड़ेगी और उससे सॉल्व कर सकते हैं आप। जस्ट चेक इट आउट, एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है उस पर डिपेंड करता है वैसे तो। This is how you have to solve it. Next, degree of freedom of an ideal gas is F, then the ratio of Cp by Cv. Cp by Cv होता है बेटा गामा, और गामा का फॉर्मूला लिखवाया जाता है 1 + 2 by F। डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा गया है, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, नॉट अ बिग डील। अगेन, the value of R depends on X and Y as given by this. If delta X by X is 0.02% and delta Y by Y is 0.04%, then we have to find the maximum percentage error in delta R by R. Here A is constant, A constant दे रखा है आपको, तो हम कहेंगे डेल्टा R by R मेथड ऑफ एरर्स लगाया जाए, x की पावर 3 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा x by x, डेल्टा x by x प्लस y के ऊपर पावर हाफ है तो हाफ ऑफ डेल्टा y by y। So it is 0.02%, तो 3 into 0.02% plus half into 0.04%, 3 2s are 6, 0.06% plus 0.02% is equals to 0.08%. 0.08% is the correct answer. सिंपल है, मेथड ऑफ एरर्स का क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं इसे। आगे बढ़े, फॉर ग्राफ फॉर वेरियस न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के बारे में बात की जा रही है। द ग्राफ ऑफ लॉग R by R0 वर्सेस लॉग A इज प्लॉटेड। फिर R इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई का क्या फॉर्मूला आता है, R0 A की पावर 1/3। लॉग लेना है, R by R0 ले लो इधर, R by R0 इक्वल्स टू A to the power 1/3, आप लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ R by R0 is equals to 1/3 times log of A, 1/3 times log of A। आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में ग्राफ है, तो ये हो गया y एक्सिस पर, ये हो गया x एक्सिस पे, y इक्वल्स टू mx, m इज 1/3, so the slope of the graph will be 1/3। another very simple question, बिल्कुल बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। नाउ a small block is placed on horizontal rotating disk, horizontal rotating disk, ये है horizontal rotating disk, with respect to vertical axis passing through center of its disk at constant angular velocity omega से rotate कर रहा है। then find distance of block from center of disk if it does not slip, अगर वो block slip ना करे तो। यहाँ पर एक कोई block रखा गया है इसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि हम जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इसको हमेशा बाहर की तरफ फेंकना चाहेगा, फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, दैट इज म्यू एन, दिस इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट एंड दिस इज एम जी। व्हाट विल यू से, म्यू एन इज मस्ट बी, अगर वो स्लिप नहीं कर रहा है तो म्यू एन मस्ट बी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर इज द डिस्टेंस, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। So R comes out to be mu G by omega square. R comes out to be mu G by omega square, and the correct answer is fourth one. Correct answer is fourth one.
Again and another easy question. Next, a block of mass 200 gram is placed on a smooth inclined plane as shown in figure. The minimum, तो बेटा अगर इस पे ऐसे रखूंगा ये 60 डिग्री है, अगर मैं इसे ऐसे रखूंगा तो ये हमेशा स्लिप करके नीचे की तरफ आना चाहेगा, तो ये इस पर क्या फोर्स लग रहा है, mg, ये इस पे नॉर्मल कांटेक्ट लगेगा इधर, और ये F लग ही रहा है। अगर ये 60 डिग्री है, ये है, तो ये भी 60 डिग्री। अब आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे कि हम फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं, तो ये नीचे किसके कारण आना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री, तो ये हो गया कंपोनेंट mg cos 60, ये हो गया mg sin 60 डिग्री, और f के कंपोनेंट किए जाए ये हो जाएगा f का ये कंपोनेंट, f हॉरिजॉन्टल फोर्स है f cos 60। तो व्हाट विल यू से, व्हाट विल यू से, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में mg sin 60 इज इक्वल्स टू f टाइम्स cos 60 डिग्री। mg 200 ग्राम, तो 200 इंटू 10 अपॉन 1000 sin 60 √3/2 f cos 60 1/2, 2 से 2 गया, 1 2 3 1 2 3 गया, तो f आ जाएगा बेटा 2√3, 2 को अंदर डालो √12, f is √12 न्यूटन, √12 means x is equals to 12, x is equals to 12 न्यूटन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ, एक वायर को खींचकर डबल कर दिया गया है, आपको परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस निकालना। तो बेटा जब भी स्ट्रेचिंग की जाएगी, जब भी स्ट्रेचिंग की जाएगी, तो आप क्या कहेंगे, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप क्या कहेंगे, R इज इक्वल्स टू होता है बेटा रो L बाई ए, लेकिन जब स्ट्रेचिंग की जाएगी तो L और A दोनों चेंज हो जाएंगे, L और A दोनों चेंज हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि क्या हो जाएगा, रो L स्क्वायर बाय V। अब रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो आप क्या कहेंगे, R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, लेंथ को डबल कर दिया गया है, तो R डैश अपॉन R इज 2L का होल स्क्वायर अपॉन L का होल स्क्वायर, तो R डैश कम्स आउट टू बी 4R। परसेंटेज इंक्रीज, R था 4R हो गया, यानी 3R बढ़ गया, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो गया, 4R माइनस R अपॉन R इंटू 100, देन दिस इज इक्वल्स टू 300%। कितना होगा, 300% इंक्रीज आ जाएगा इसके। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मास एंड रेडियस ऑफ ईच बॉडीज आर रिस्पेक्टिवली m एंड r, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। m1 दे रखा, i1 दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस एक डिस्क की भांति बिहेव करेगा, तो mi हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायामीटर, डिस्क का अबाउट इट्स डायामीटर, ये है डिस्क, और इसका इसके अबाउट डायमीटर के अबाउट होता है mr स्क्वायर बाय 4। ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, ये है रिंग का अबाउट इट्स डायमीटर, mr स्क्वायर बाय 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, एंड दिस इज 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। So you have to find 2 times I1 plus I2, तो 2 times I1 mr स्क्वायर बाय 2 प्लस I2 mr स्क्वायर बाय 4 plus I3, I3 is mr square by 2 is equals to x times 2/5 mr square। तो ये mr स्क्वायर हो गया, ये mr स्क्वायर बाई 2 हो गया, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर बाई 2 फिर mr स्क्वायर, तो ये वाली टर्म हो गई 2 mr स्क्वायर, दिस इज x इंटू 2/5 mr स्क्वायर।
देखिए 2mr² से 2mr² कट गया तो x की वैल्यू रह गई 5, x की वैल्यू आ गई 5। अनदर सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूलास आपको पता होने चाहिए। "27 liquid drops, each of them are charged to potential V are combining to form a single drop." खूब सारी पोटेंशियल छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं जो कंबाइन होकर एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं, आपको उसका पोटेंशियल निकालना है। इसका क्लास नोट्स में क्वेश्चन कराया जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया जाता है, V big equals to n to the power 2/3 V small, n to the power 2/3 V small। n है 27 की पावर 2/3 V small। 27 is 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 3, 3 गया, 3 का स्क्वायर, 9 टाइम्स v विल बी द आंसर, 9 टाइम्स v विल बी द आंसर। इतना पोटेंशियल हो जाएगा इसका बेटा। जब खूब सारी ड्रॉप्स कंबाइन होती है, इट इज v big equals to n to the power 2/3 v small। A turn of radius r is banked for a vehicles going at a speed of v. If radius of road is 75 meter, then speed of vehicle is 30 meter per second। बैंक किया गया है तो आप कहेंगे tan theta is equals to v square by rg। tan theta is equals to v square by rg। What will be the speed when the radius of road is 48? पहले रेडियस ऑफ रोड दे रखी थी 75, अब रेडियस ऑफ रोड दे रखी है 48 मीटर। पहले स्पीड 30 दे रखी थी, अब स्पीड क्या होगी? तो हम जानते हैं tan थीटा कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो v1 स्क्वायर v स्क्वायर बाय r इज कांस्टेंट। ओके, सो v1 स्क्वायर 30 का स्क्वायर ऑन r 75 इज इक्वल्स टू, अब पता नहीं v स्क्वायर क्या होगा, और ये हो गया 48। तो यहाँ जाकर सॉल्व करें 30 इंटू 30 इंटू 48 अपॉन 75 इज v स्क्वायर। तो 15 2 जा 30, 15 5 जा 5 6 जा, तो v स्क्वायर क्या आ गया बच्चा? 2 इंटू 6, देखो 48 है, 48 होता है 16, 3 जा 48 होता है, 3 को इधर डाल दो, 6 2 जा 12, 3 जा 36, तो 36 इंटू 16 v हो जाएगा, अंडर रूट ले लो 6 इंटू 4, 24 मीटर पर सेकेंड v आ जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। अगेन सिंपल क्वेश्चन, सिंपली रिलेशन पता होना चाहिए कि r और v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पॉइंट P मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मींस पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी ऐसे है और ये इसका एक्सेलरेशन है। You have to find the acceleration of P at polar position r, थीटा। एक्सेलरेशन निकालना है आपको। हम जानते हैं एक्सेलरेशन का वैसे तो फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय आर, v स्क्वायर बाय आर, तो ये v स्क्वायर बाय आर होगा, लेकिन हमें इसके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। ये थीटा है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी थीटा होगा, ये हो गया a cos थीटा और ये हो गया a sin थीटा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a cos थीटा बोले तो v स्क्वायर बाय आर cos थीटा माइनस आई कैप एंड माइनस ऑफ v स्क्वायर बाय आर sin थीटा प्लस है, और ये हो जाएगा माइनस का j। तो दिस इज इट्स पोलर फॉर्म, माइनस v स्क्वायर बाय आर cos थीटा आई कैप माइनस v स्क्वायर बाय आर sin थीटा j कैप। डायरेक्टली कंपोनेंट्स किए गए हैं और कुछ नहीं किया गया, और a का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय आर, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज v इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है, द परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम विल बी, तो सबसे पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा इस मीडियम का बच्चा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बराबर हम जानते हैं c बाई वी होता है, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 8। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम्स आउट टू बी 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, और म्यू आर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 1 दे रखी है। 1 इंटू एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 3/2, स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी 9/4। दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी, या सॉरी म्यू
इंटू एप्सिलॉन, ये रिलेटिव नहीं आएगा बच्चा, ये म्यू मीडियम ही आएगा, ये म्यू मीडियम का ही आएगा। And so epsilon comes out to be 9/4. To r. We were correct. This is mu r only. I was doing it correctly. ये mu r ही होगा बच्चा, mu r epsilon r है और relative permittivity ही पूछा गया आपसे. So this is the relative permittivity of the medium 9/4. 9/4. This is the relative permittivity of the medium. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल इज 2 × 10⁶ हर्ट्ज. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, न्यू थ्रेशोल्ड दे रखा है 2 × 10⁶ हर्ट्ज. मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही पूछी गई है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही पूछी गई है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी गई है और कितना है बेटा, वही जो क्वेश्चन में गिवन है. The magnetic field inside a solenoid is B. B magnetic field है solenoid के अंदर and that is equals to mu naught Ni. Mu naught Ni के बराबर है magnetic field होती है. If number of turns is reduced to half, number of turns को कर दिया गया half, and current flowing in the solenoid is doubled, और current flowing in the solenoid को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया है. तो फाइंड द न्यू मैग्नेटिक फील्ड. तो B न्यू इज इक्वल्स टू B ओनली, यानी कि सेम ही रह जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी मैग्नेटिक फील्ड जो कि पहले थी. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ, नंबर ऑफ टर्न्स हाफ कर दिए गए, n/2 हो गया, और इसे डबल कर दिया गया है किसे, करंट को. इन AC सर्किट सप्लाई वोल्टेज इज दिस. तो सप्लाई वोल्टेज दे रखा है, C दे रखा है, L दे रखा है, R दे रखा है. फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विल बी फेज एंगल. सो tan phi is equals to XL minus XC, जो भी होगा, divided by R. Now what is XL? XL is omega L, XC is 1/omega C, and this is resistance R. तो ओमेगा दे रखा है क्वेश्चन में 100, L दे रखा है आपको 250/3 मिली हेनरी है बच्चा, 250/3 मिली हेनरी 10⁻³ minus XC 1/omega C. Omega is 100, C is 400 और 10⁻⁻6 आएगा, ऊपर गया 10⁻+6 on resistance. Resistance is 100 ohm. Find it. This is the magnitude. तो क्लियरली देख सकते हो 100, 1000, 10⁻³ गया, 1, 2, 3, 4 गया, 10⁻² रह गया, 100/4 25 आ गया. तो ये आ जाएगा 25/3 minus 25 upon 100. 25 ones, 25 4, 25 कॉमन लेके काट दिया, 1/3 minus 1 को करेंगे तो आएगा 2/3 upon 4, 2, तो 10 phi आ गया बेटा 1/6. 10 phi 1/6 है, 1/6 को आप कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा 16 6 96 होता है 0.96, 0.17 के आसपास हो जाएगा, 0.17 के आसपास हो जाएगा 10 phi. Very simple question. Two particles are projected with same speed v at an angle θ1 and θ2 where θ1 plus θ2 is 90 degree. Angle 90 degree यानी complementary angles हैं. If height and range of the first particle is h1 and r1 and for the second particle is h2 and r2, then the ranges are equal. हाँ बेटा, एंगल अगर सेम है तो रेंजेस तो पक्की बात है आर ही होगी, रेंज बराबर होगी. क्यों? क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज इक्वल होती है जब सेम स्पीड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है. अब ये वाला रिलेशन हमें देखना है क्या होगा. तो हम जानते हैं h1 बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 अपॉन 2g. दिस इज h1 एंड h2 में आप क्या कहेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 अपॉन g. नाउ θ2 इज 90 माइनस θ1. जब यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस θ1 बाई g करोगे तो ये आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ बाई g 2g. ये h2
तो आप देख सकते हो u cos थीटा, जिसे कि हम y कंपोनेंट या x कंपोनेंट कहते हैं, दैट इज √2gh1, एंड u sin थीटा, जिसे कि हम y कंपोनेंट कहते हैं, हो जाएगा √2gh2। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है बेटा 2 टाइम्स ux uy बाई जी। ux हम वहां निकाल चुके हैं √2gh1, uy निकाल चुके हैं √2gh2 अपॉन अपॉन g। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये हम लोग क्लास नोट्स के अंदर डिराइव भी करवाते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाते हैं, और बच्चों को बोलते हैं कि इसको जरूर याद करना, मतलब घोट कर जाना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। आपको एक और रिलेशन बता दूं, R बराबर हो जाता है G/2 T1 T2। इस केसेस में अगर टाइम ऑफ फ्लाइट T1 T2 है तो रेंज का ये भी करेक्ट रिलेशनशिप है। नाउ H1 H2 इन्होंने सॉल्व करके बता दिया आपको, H1 into H2 will be this one and hence it is correct. Okay, so statement 1 and statement 2 both are true. Options answer will be 1. Next question. For a metal cube, linear expansion coefficient is alpha if temperature of cube is increased by delta theta, then percentage change in the volume. Percentage change in the volume होता है delta V by V, और delta V होता है V gamma del theta on V। तो V से V गया गामा, गामा होता है बेटा 3 times alpha delta theta. Now what is temperature of cube is increased by del theta, then percentage change in volume will be, percentage change के लिए into 100 करेंगे तो 300 alpha delta theta is the percentage change, 300 alpha delta theta, the percentage change. I suppose it is very simple question, you can easily do it. Next, two particles A and B moving along the same straight line, position of particle A and B are given like this. So, at what time velocities of both the particles will be equal? So, VA equals to VB करना है। मैथ्स वालों के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। dxa by dt is equals to dxb by dt। dxa by dt, xa by dt उसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो 2 into 1 minus अल्फा टी क्यूब 3 अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3b टी स्क्वायर, 3b का टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर एक तरफ कर दें, 2 minus 1 1 इक्वल्स टू 3 बीटा minus 3 अल्फा into t square. So t square comes out to be 1 by 3 beta minus 3 alpha. So t comes out to be under root of, चाहें तो अंडर रूट के ऊपर से हटा दें, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा। ये अल्फा माइनस बीटा बोल रहा है, उस तरफ ले जाओगे तो अल्फा 2 minus 1 बीटा इधर 3 minus 1 आएगा, ये तो यही आएगा। अब चेक कर लें कहीं मैंने कुछ गड़बड़ ना किया, मेरे हिसाब से तो यही हो। एक मिनट, ये माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड आंसर विल कम आउट टू बी 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। A simple question, simple differentiation का application. Proton, neutron, electron and alpha particle are projected with same kinetic energy. De Broglie wavelength lambda is h upon root 2 m k. So h same, 2 same, k same. Lambda inversely proportional to root m. जिसका मास सबसे कम, इसका मास सबसे कम, उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा। इन सब में भैया सबसे हल्का आदमी कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, किसी के भी बराबर नहीं होगी, क्योंकि इनमें से किसी के भी मासेस बराबर नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लगभग बराबर, क्योंकि इनके मासेस लगभग बराबर होते हैं, और अल्फा तो भारी होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ। तो ये हो जाएगा थर्ड आंसर, दिस कांट बी द आंसर। I suppose you have got it.
मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनमें एरर्स भी हो सकते हैं लेकिन काफी हद तक ठीक है। A copper block of mass 80 ग्राम is placed on ice cube at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर ब्लॉक है, मास 80 ग्राम है, इसको आइस क्यूब पे रखा गया है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कॉपर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ आइस ब्लॉक। जब आइस ब्लॉक ठंडा हो रहा है तब कितना क्या कहा जा रहा है, कॉपर ब्लॉक ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ कॉपर, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज दिस, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज दिस। तो कॉपर बेटा 100 से 0 पर आएगा और आइस का क्यूब मेल्ट हो रहा होगा, तो आप क्या कहेंगे, क्यू कॉपर इज इक्वल्स टू क्यू आइस। नाउ क्यू कॉपर क्या होगा, एम एस डेल्टा टी, और क्यू आइस क्या होगा, एम इंटू एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वुड बी देयर। So mass of copper block is 80 gram, 80 upon 1000. Specific heat of the copper is 80. Now अगर ये कैलोरी पर ग्राम में दे रखा है तो इसे भी ग्राम में ही रहने देने में फायदा है। This is 80 ग्राम, this is 80 कैलोरी पर ग्राम, this is 80 कैलोरी पर ग्राम। डेल्टा टी टेम्परेचर 100 से 0 पर आएगा, 100 हो गया। मास हमें पता नहीं है, और लेटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो अरे स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर क्या दे रखा है हमको, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दे रखा है आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज दिस, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज 0.1, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज 0.1। आइस तो 80, आइस क्यूब तो 0 पर ही है, तो डायरेक्ट मेल्ट ही हो जाएगा, और ये लेटेंट हीट है बेटा, ये स्पेसिफिक हीट नहीं है, ये गलत है। लेटेंट हीट होगा 80 कैलोरी पर ग्राम, ये हो गया 80, 80 से 80 गया 0.1, मास कितना आ गया बेटा, 10 ग्राम, क्योंकि हम ग्राम में ही सारी चीज डील कर रहे हैं। 10 ग्राम ऑफ आइस विल मेल्ट। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना। ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है लॉजिक गेट्स का, ये किस तरह बिहेव करेगा, ये किस तरह बिहेव करेगा, आपको ये पूछा गया। हम जानते हैं ये दोनों नॉट गेट है, ये दोनों ही नॉट गेट है, तो ये ए है, तो यहाँ पर आउटपुट में ए बार मिलेगा, यहाँ पर भी आउटपुट में ए बार मिलेगा, बी बार मिलेगा, सॉरी, यहाँ पर भी आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ बी बार मिल जाएगा हमें, नॉट गेट है। अब ये ए बार और बी बार और गेट को दिए गए हैं, तो और गेट कैसे बिहेव करता है, ए बार डॉट बी बार, और फिर ये बोला नाक चढ़ा दी गई है, यानी कि ये नॉर गेट है, यानी कि ये क्या हो गया, नॉर गेट हो गया। अब हम डी मोइवर्स थ्योरम लगाकर इसको अलग करेंगे तो डॉट प्लस में बदल जाएगा, ए बार बार प्लस बी बार बार, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाया गया, ए बार बार इज ए, बी बार बार इज बी, तो ए प्लस बी का काम कर रहा है, ए प्लस बी का काम, एक मिनट सॉरी, ये है हमारा और गेट है, तो यहाँ ए प्लस होगा, ये प्लस होगा, अलग करेंगे तो ये डॉट हो जाएगा, ये भी डॉट हो जाएगा, एंड ए डॉट बी जो होता है वो होता है एंड गेट। ए डॉट बी क्या हो जाता है बेटा, एंड गेट। तो दिस गेट इज बिहेविंग लाइक अ एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है बेटा ये गेट। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये और गेट है बेटा, और है, और में ऐड होता है और उसके ऊपर नाक लगा दी गई तो बार हो जाएगा। आपको बता दूं जब भी बार अलग अलग होता है तो प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर अ ट्रांजिस्टर इज शोन, कैरेक्टरिस्टिक कर्व दे रखा है ट्रांजिस्टर का, ठीक है ना। ये आईसी 3.1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर से 3.1 मिली एम्पियर जाता है जब बेस करंट 20 माइक्रो एम्पियर से 30 माइक्रो एम्पियर की तरफ जाता है। इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस दिए हुए हैं आपको 10 किलो ओम एंड 50 किलो ओम। आपको पूछा गया है वोल्टेज गेन क्या होगा, वोल्टेज गेन क्या होगा, तो वोल्टेज गेन होता है AV इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स R आउटपुट अपॉन R इनपुट, R output upon R input. Now what is delta B? Delta B is delta IC upon delta IB into R out upon R in. डेल्टा IC कितना चेंज हुआ है IC में, 3.1 minus 2 मिली एम्पियर 10 to the power minus 3 upon delta IB 30 minus 20 माइक्रो एम्पियर 10 to the power minus 6.
आउटपुट रेजिस्टेंस इज 50 किलो ओम, दोनों किलो ओम में, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये भी 10 किलो ओम। 3.1 minus 2, 1.1, 30 minus 20, 10, 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 6 into 5, so it comes out to be 10 to the power minus 5, ऊपर गया 5 minus 3, 10 to the power 2, and hence it comes out to be the 550. So this is the voltage gain of this transistor 550. ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, मेजरली ये काम की चीज है, बाकी तो वैल्यूज इनपुट करनी है, आप आसानी से कर सकते हैं। सो बच्चा, ये था शिफ्ट टू का पेपर सोल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और कोई भी चीजें परेशानी से नहीं होती है, कोई भी चीजें परेशान होने से आज तक किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकला है। अगर आपके मन में कोई चीज का विश्वास है और आपने ठान लिए, आपने जिद कर ली है, तो आप पक्की बात है वो अचीव कर सकते हो। वो शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है ना, अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलने में लगा देती है। दिस इज नोन एज व्हाट यू मैनिफेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से आप चीजें मैनिफेस्ट करो, शिद्दत से किसी अपने सपने को जियो, वो सपना जरूर आपका होगा। थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।